आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता बठिंडा पंजाब में फेमस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के बारे में। 1, 2, 3, 4। डॉक्टर नेहा गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। थैंक यू डॉक्टर दीपक। तो आज हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम है या पेशेंट को क्या होगा सबसे पहले कि वो डॉक्टर के पास जाए जिससे ये सस्पिशन होगा कि लंग कैंसर है। सबसे पहले है खांसी। अगर खांसी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, हो गया 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, नहीं ठीक हो रहा, दवाइयां लेने के बाद भी कुछ आराम नहीं आ रहा। दूसरा सिम्टम होता है चेस्ट पेन, छाती में दर्द रह रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बलगम में खून आ रहा है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो एक बार डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। तो अगर हम फेफड़ों के कैंसर की बात करते हैं तो सोसाइटी में कितना कॉमन है फेफड़ों का कैंसर? फेफड़ों का कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर में आता है। इसका मोस्ट कॉमन रीजन है टोबैको स्मोकिंग, जिसकी वजह से इसका इंसिडेंस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। क्या हमारे लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज है जिसके करने से हमें लंग कैंसर होता है? लाइफस्टाइल में वही स्मोकिंग हैबिट्स, मतलब हमारी जो एडिक्शन हैबिट्स है। 80% लंग कैंसर के रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग, बीड़ी, टोबैको, जर्दा, गुटखा, किसी भी फॉर्म में मतलब हम टोबैको ले रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसमें एनवायरमेंटल स्मोक या फिर इंडोर एयर पोल्यूशन। जैसे कोई पुराने जमाने में चूल्हे में रोटी बनाते थे, उसमें क्या होता था कि हमारे जो भी एल्डरली पीपल है वो बहुत टाइम तक एक्सपोज रहते हैं फ्यूल से, पॉल्यूशन से। तो एक ये भी रीजन है फेफड़ों का कैंसर होने का। तीसरा मोस्ट कॉमन रीजन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशन का मतलब है जहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, वहां पे उनको ऐसे केमिकल से एक्सपोजर मिल रहा है जिसके इनहेल करने से या सांस लेने में हमें फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि स्मोकिंग करने से फेफड़ों के कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं, तो क्या नॉन स्मोकर्स में भी कैंसर होने के चांस होते हैं? हाँ, नॉन स्मोकर्स में होते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, इंडोर एयर पोल्यूशन हो गया, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो गए, इन सब रीजन है जो कि लंग कैंसर कर सकते हैं नॉन स्मोकर्स में भी। क्या जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं लंग कैंसर के अंदर? मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल जेनेटिक का रोल नहीं है लंग कैंसर में। इट हैज अ मिनिमल रोल। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री लंग कैंसर की है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर, बट इतना कॉमन नहीं है जेनेटिक का रोल इसमें लंग कैंसर में। इट इज वेरी लीस्ट। अगर किसी की फैमिली में किसी को लंग कैंसर है तो क्या उनके आगे आने वाली जनरेशंस को ज्यादा रिस्क होगा लंग कैंसर के होने का? एज सच नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द रिस्क कि अगर उनको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री लंग कैंसर की है तो उनको प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। जैसे स्मोकिंग से बचना चाहिए, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके आसपास नहीं बैठना चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल से बचना चाहिए, मास्क वगैरह पहन के जाना चाहिए बाहर। हमेशा हम हर जगह पे पढ़ते हैं या सुनते हैं अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन। क्या होता है अर्ली डिटेक्शन और लंग कैंसर में इसका क्या रोल है? अर्ली डिटेक्शन लंग कैंसर में आज सच बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, बिकॉज हम देखते हैं कि पहली स्टेज में कैंसर बहुत कम मिलता है लंग कैंसर का, क्योंकि आज सच पहली स्टेज में कोई सिम्टम ही नहीं आता। क्योंकि खांसी कब आएगी? जब हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगी हमें या कोई भी तंगी दिखेगी तो खांसी आएगी। सांस लेने में दिक्कत भी तब आएगी जब पानी भर जाएगा फेफड़े में, या फिर हमारे आसपास वाले जो लिम्फ नोड्स है उसको कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, बलगम में खून भी तब आएगा जब हमारा वेसल का इरोजन शुरू हो गया है। तो ये होता है कि अगर हमें कोई भी चीज सिम्टम आ रहा है, जैसे खांसी हो है, चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत है या बलगम में खून है, तो हमें एक बार अपने आप को दिखा लेना चाहिए कि क्या रीजन है, ये सब सिम्टम मेरे को क्यों है और क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। तो अगर इन सिम्टम्स के साथ आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको उसको किस तरीके से आप आगे उसको ट्रीट करते हो या किस तरीके से आगे टेस्ट करवाते हो? सबसे पहले तो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट है, जो कि हर जगह अवेलेबल है। चेस्ट एक्सरे हमें ये बता देता है कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, मतलब कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई मास तो नहीं पड़ा किसी जगह पे, या फिर कुछ इन्फेक्शन का कुछ तो नहीं मार्कर है जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है एक्सरे में सस्पिशन है, कोई ट्यूमर दिख रहा है हमें, उसके बाद हम कराते हैं सिटी चेस्ट। सिटी स्कैन में हम एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाती है कि लिम्फ नोड्स का स्प्रेड है या नहीं है, या सिटी स्कैन में जो लंग कैंसर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ट्यूमर का साइज कितना है और साथ में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसके लिम्फ नोड्स कितना है और पानी है या नहीं है, ये सब चीजें। तो जैसे कि कोई पेशेंट अगर आता है, आपको एक्सरे में या सीटी स्कैन में कुछ मिलता है, तो उसके बाद फिर आगे क्या करते हो आप? अगर हमें सिटी स्कैन में दिखता है कि ट्यूमर पड़ा है और हमें प्रॉपर, मतलब ट्यूमर का मतलब होता है कोई गोल सी ओपेसिटी पड़ी है जो कि इरेगुलर है, उसको देखते हुए लग रहा है सस्पिशन कि ये कैंसर हो सकता है और सिम्टम भी पेशेंट के मैच कर रहे हैं और पेशेंट की एडिक्शन हैबिट से मैच कर रही हैं, तो उस केस में हम करते हैं फिर बायोप्सी। पहले एफएनएसी का रोल था, पर अभी जो मोस्ट कॉमन हम टेस्ट है वो बायोप्सी है। उसके बहुत मल्टीपल रीजन है कि हम बायोप्सी क्यों प्रेफर करते हैं ओवर एफएनएसी। बायोप्सी का मतलब होता है टिश्यू लेना।
अब टिश्यू दो तरीके से लिया जाता है। अगर हमें लगता है कि ट्यूमर बाहर ही पड़ा है हमारे लंग में, बाहर मतलब पेरिफ्री में पड़ा है, तो वहां से सीटी स्कैन के थ्रू बाहर से नीडल डाल के हम वहां से टिश्यू लेके बाहर आ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि लंग के इंटीरियर में पड़ा है, अंदर की तरफ पड़ा है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ हम अंदर से बायोप्सी लेने की कोशिश करते हैं, प्लस उसको सैंपल के लिए टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो जैसे आपने बताया कि बायोप्सी का टेस्ट ये कोई मेजर सर्जरी नहीं होती है, एक नीडल के हेल्प से ही आप टिश्यू ले लेते हो और उसको जांच के लिए भेज देते हो। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में लंग कैंसर आ जाता है तो कितने टाइप के लंग कैंसर होते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या फायदा होता है बायोप्सी? जैसे अगर हम एफएनएसी कराते हैं तो एफएनएसी मोस्टली हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव है कैंसर के लिए, हमें बाकी चीजें इतना नहीं पता चल पाती, हमें नहीं पता चल पाता कौन से टाइप का है, और आजकल मॉलिक्यूलर का रोल आ गया है जो कि एफएनएसी से नहीं पॉसिबल। बायोप्सी कर ली हमने, बायोप्सी मतलब टिश्यू निकाल लिया, टिश्यू निकालने के बाद हम टेस्ट पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, तो उसमें मिनिमम 3 to 5 डेज लगते हैं प्रोसेसिंग होने में, रिपोर्ट आने में। पैथोलॉजिस्ट हमें ये बता देते हैं कि ये वाला जो टाइप है ये नॉन स्मॉल सेल है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, दो तरह के होते हैं, और आगे नॉन स्मॉल सेल की भी वेरिएशन होती है, एक होता है एडिनो, एक होता है स्क्वामस सेल, एक कॉमन होता है स्मोकर्स में, एक कॉमन होता है नॉन स्मोकर्स में। उसके बाद हम बायोप्सी जब हमें आ जाती है, मोस्टली लिखा होता है सजेस्टिव ऑफ नॉन स्मॉल सेल और सजेस्टिव ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद आता है हमारा आईएचसी का रोल। आईएचसी क्या है? आईएचसी एक मार्कर होता है जो बायोप्सी के टुकड़े पे ही लगता है, हमें और कोई टिश्यू नहीं लेना होता पेशेंट से। आईएचसी हमें कंफर्म कर देता है कि हम कौन से टाइप से डील कर रहे हैं, एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। अब इसका फायदा क्यों है, मतलब हमें क्यों कराना है सब चीजें? क्योंकि इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग है, तीनों की जो कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं वो अलग अलग हैं, और इसका असर भी कीमो का अलग अलग ही आता है, और प्रोग्नोसिस भी इसका अलग अलग है। मतलब इसका जो स्मॉल सेल है वो सबसे खराब माना जाता है, उसके बाद आता है हमारा स्क्वामस सेल और फिर एडिनोकार्सिनोमा। जैसे आपको पता चल गया कि बायोप्सी की रिपोर्ट के अंदर कैंसर है और आपने आईएचसी भी करवा लिया, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स, और आपको ये पता चल गया कि इन तीनों में से कौन से टाइप का कैंसर है, तो इसके बाद आगे कोई और टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं या फिर हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे हम सीटी स्कैन जो कराते हैं, अगर हमें सस्पिशन लगता है कि ट्यूमर का साइज थोड़ा बड़ा है और प्लस सिम्टम्स भी है पेशेंट को, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर सिर में दर्द है, तो उसके साथ हम या तो पेट स्कैन एडवाइस कर सकते हैं अगर फिजिबल है। अगर आपकी जगह पे पेट सिटी अवेलेबल है, पेट सिटी एक टेस्ट होता है जो कि हेड टू टो पूरा सिटी स्कैन जैसा ही होता है, पूरा इवैल्यूएट कर लेता है कि हम कौन सी स्टेज पे हैं। अगर हमारा पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, वी कैन आल्सो गो फॉर सीटी चेस्ट प्लस एब्डोमेन। Along with that, we can get bone scan done. Bone scan हमें बता देगा कि बोन में लीजन्स तो नहीं है, और अगर हमें लगता है कि पेशेंट को सस्पेशन है, हेडेक हो रहा है, उल्टी आ रहा है, तो फिर हमें लगता है कि ब्रेन में ना हो तो एमआरआई ब्रेन भी साथ में कराते हैं। जैसे कि हमने बात करी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बायोप्सी के अंदर, तो जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है और इसका कितना रोल होता है लंग कैंसर? लंग कैंसर में एज सच कोई जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है और ना ही हम कराते हैं लंग कैंसर में। तो जैसे हमने 3 टाइप के लंग कैंसर की बात करी, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है लंग कैंसर का? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज है तो वी प्रेफर डूइंग अ मल्टी डिसिप्लिन ट्यूमर बोर्ड। उसमें क्या होता है, हमारे सर्जन होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, हमारे कीमोथेरेपी के डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और हमारे रेडिएशन के डॉक्टर होते हैं। वो तीनों आपस में बैठते हैं, पेशेंट की फिटनेस डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पेशेंट सर्जरी के लिए जाएगा या फिर रेडिएशन के लिए जाएगा, और इफ द पेशेंट इज नॉट फिट फॉर एनी ऑफ द टू, ना सर्जरी के लिए ना रेडिएशन के लिए, देन वी ऑफर द पेशेंट फॉर कीमोथेरेपी। यानी कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, मेजरली हम बात करें तो सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बारे में सोचते हैं। अगर सर्जरी पॉसिबल है तो पहले सर्जरी करी जाती है, बाद में कीमोथेरेपी के बारे में की जाती है। रेडियोथेरेपी का रोल कब आता है? रेडिएशन का रोल तब आता है जब स्टेज 3 कैंसर मान लो सर्जन ने रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज स्टेज 3 में क्या हमारा जो ट्यूमर का साइज है, हाँ, तो हम रेडिएशन के बारे में सोच सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन रेडिएशन पोर्टल में आएगा नहीं आएगा, उससे पहले हमें कीमो देनी या नहीं देनी है, या हम डायरेक्टली सीटीआरटी कर सकते हैं। और फिर रेडिएशन का रोल तब आता है, मान लो हमारा नोडल बर्डन ज्यादा था, हमने जब ऑपरेट करा उसमें नोडल बर्डन ज्यादा आया है या पॉजिटिव मार्जिन है, उस टाइम पे ऑल्सो वी कैन गो फॉर रेडिएशन। यानी कि अगर अच्छे तरीके से सर्जरी हो सकती है तो रेडिएशन का रोल लंग कैंसर में नहीं है। It is not there in stage 1 or stage 2. Definitely stage 3 is a controversial thing. अगर सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी, अगर उसके बाद हमें लगता है कि हमारी जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आया है उसमें हमारा मार्जिन नेगेटिव है, कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, हमारा नोडल बर्डन क्लियर्ड है, सारा R0 डिसेक्शन हुआ है, तो ऐसे केस में फिर रेडिएशन नहीं चाहिए होती। आज के टाइम पे इम्यूनोथेरेपी के बारे में बहुत बातें करी जाती है। लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल है? इम्यूनोथेरेपी के लिए हम पहले टेस्ट कराते हैं,
मतलब हम EGFR, L क्रॉस, PD-L1 ये 4 चीजें कराते हैं जो कॉमनली कराई जाती हैं। टेस्ट तो और भी हैं, 9 जीन पैनल, बायोप्सी वाले सैंपल पे कराया बायोप्सी जाता है? वाले सैंपल भी होते हैं। टेस्ट तो और भी बहुत सारे 9 जीन पैनल, 18 जीन पैनल है, पर डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, फाइनेंसेस है नहीं है पेशेंट के पास, फिजिबल है या नहीं है। पर ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो EGFR, L क्रॉस, PD-L1 जो कि एक कंफाइंड उसमें हो जाते हैं। ये टेस्ट हमें ये बताते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि मान लो आपके पास लंग कैंसर के 100 पेशेंट्स हैं और आप 100 पेशेंट्स का पूरा इलाज करते हो, तो 100 में से कितने पेशेंट लाइफ टाइम के लिए कैंसर मुक्त हो सकते हैं? मतलब अगर 100 पेशेंट है तो 50 to 60% पेशेंट्स का ये है कि दे कैन बी क्योर्ड फ्रॉम, यानी कि 100 पेशेंट अगर कैंसर के हैं, लंग कैंसर के हैं, उनका पूरा इलाज किया जाता है तो 100 में से 50 से 60 मरीज जिंदगी भर के लिए कैंसर से मुक्त हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर फॉलोअप्स, डिपेंडिंग ऑन देयर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट पूरे तरीके से लेता है तो। यस, तो 40 से 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी दोबारा से वापस वापस आएगी, या फिर 3 या 4 साल इलाज खत्म करने के बाद दे हैव टू बी ऑन फॉलोअप डॉक्टर के पास। हर 3-3, 6-6 महीने पे स्कैन होते हैं, टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि पेशेंट ठीक है या पेशेंट की बीमारी वापस आई है। अगर बीमारी वापस आई है तो हमें ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जो हमारा स्टार्टिंग का जो ट्रीटमेंट है, ये कितने टाइम तक चलता है? दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर्स, मतलब कौन सा स्टेज है, फिर उसके बायोमार्कर्स क्या है, उसका EGFR, L क्रॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, PD-L1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जितना टाइम भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी चलती है, तो ऐसा सुनने में आता है कि कीमोथेरेपी बहुत टॉक्सिक होती है, पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, पेशेंट को पूरा टाइम बेड रिडन ही रहता है। तो क्या बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है पर बहुत ज्यादा नहीं है। वो है कि ऑलमोस्ट 5-6 दिन पेशेंट को नोजिया लगता है, मतलब जैसे कीमो ले लिया उसने आज, उसके 5-6 दिन थोड़े खराब निकलते हैं, बिकॉज मन नहीं करता, टेस्ट खराब हो जाता है और नोजिया होता है और उल्टी जैसा मन करता है, मोशन कई बार पास नहीं होते, तो ये सारा अनइजीनेस देता है पेशेंट को शुरू में। पर 5-6 दिन बाद पेशेंट सेटल डाउन और नॉर्मल उसको जो भी रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। लंग कैंसर जैसे कि हमने बात की कि स्मोकिंग से होती है, तो क्या अगर कोई स्मोकिंग बंद कर दे तो क्या लंग कैंसर को रोका जा सकता है? कम्प्लीटली नहीं, बट यस हम डिक्रीज कर सकते हैं उसका इंसिडेंस। मान लो आज कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, आज उसका इंसिडेंस लंग कैंसर का होने का मान लो 100% है, पर अगर वो स्मोकिंग कम कर देगा तो उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा होने का। कम्प्लीटली तो 0 नहीं होगा, बट यस अगर स्मोकिंग क्विट हो जाएगी तो लंग कैंसर का इंसिडेंस कम जरूर हो जाएगा। भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम इस डायरेक्शन में लंग कैंसर को रोकने के लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? हमें ये पहले तो ये स्टेप लेना चाहिए कि हमें अपनी अगर खुद की हैबिट्स हैं, एडिक्शन हैबिट्स ऐसी वाली हैं, स्मोकिंग, टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तो वो सब बंद करना चाहिए। हमें अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग को, अपने साथ वालों को समझाना चाहिए कि जो स्मोकिंग है सबसे खराब चीज है। स्मोकिंग करने से बहुत हार्म होता है, बिकॉज स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो हमें आदत डाल देती है काफी लंबे टाइम तक, जो छोड़ना मुश्किल हो जाता है बाद में। और फिर पेशेंट क्या करते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं, फिर वो 10 सिगरेट्स 15 से 20 तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर और ऐसी स्टेज पे आया पेशेंट की, स्टेज 3 स्टेज 4 है, वो पेनफुल होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, छाती में बहुत दर्द हो रहा होता है, पूटम में ब्लड आ रहा होता है, ये सब सिम्टम ड्रेडफुल होते हैं। इनसे बचने के लिए बेटर है कि हम सब चीजें अवॉइड करें ताकि हमें लंग कैंसर के इंसिडेंस को कम कर दें हम लोग। क्या लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई वैक्सीन भी होता है कि वैक्सीन दे दें पहले तो बाद में लंग कैंसर नहीं होगा? नहीं, वैक्सीन लंग कैंसर के लिए नहीं बनी है। ट्रीटमेंट के टाइम पे जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पेशेंट को क्या क्या चैलेंजेस यूजुअली फेस करने पड़ते हैं? ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग सबसे पहले तो मेंटल चैलेंज होता है, क्योंकि जब पेशेंट को पता चलता है कि ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर तो उसके लिए बहुत ब्रेकडाउन हो जाता है एकदम। पर उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स को, उसके साथ वालों को, उसकी फैमिली वालों को सपोर्ट करना होता है कि इट इज अ नॉर्मल थिंग, ये थोड़े टाइम का प्रॉब्लम है, उसके बाद यू विल बी ओके। और सेकेंड आता है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। फाइनेंशियल बर्डन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्डन, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसे तो है नहीं कि 1 दिन चला 2 दिन चला, इट विल गो टिल एटलीस्ट ईयर्स, तो उसमें ऑब्वियसली फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ जाता है, फैमिली पे भी आता है और पेशेंट पे भी आता है। तो ये सब चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट के ऊपर एंड फैमिली के ऊपर। क्या लंग कैंसर के इलाज में कोई पेशेंट को हेल्प मिलती है कहीं से, सरकार से? एनजीओ बहुत सारे सुनने में आती हैं कि कैंसर का इलाज फ्री में करवाती हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम होता है कि पेशेंट अगर कोई कैंसर का है तो उसको हेल्प मिल जाती है? जैसे पंजाब में यहाँ पे आयुष्मान स्कीम चल रही है। आयुष्मान स्कीम के अंडर पेशेंट्स को इनरोल किया जाता है, कैंसर पेशेंट्स को। उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है पेशेंट को।
तो पेशेंट को वो बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, क्योंकि पेशेंट जब आया उसको पता नहीं है उसको क्या हो गया है। तो जब हमने टेस्ट उस कराए, उसको पता चला कैंसर है, तो उस पेशेंट को हम, अगर पेशेंट पूछता है कि आयुष्मान कार्ड इज देयर विद द पेशेंट, तो हम आयुष्मान कार्ड में उसका कीमो वगैरह कर सकते हैं, जो कि फ्री होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं? लंग कैंसर के ट्रीटमेंट एडवांसमेंट इज वन ऑफ देम इज इम्यूनोथेरेपी, और सेकेंड है जो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं। इसका मतलब है वी हैव सो मेनी जीन्स इन द लंग कैंसर इन्वॉल्व। एक लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बहुत सारे जीन म्यूटेशन होते हैं, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं, जो कि हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, जो कि टारगेट कर सकता है उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को, और पेशेंट को लंग कैंसर की ग्रोथ को रोका जा सकता है। अभी हमारा एक सेशन है जिसमें हम आपसे एक लाइन बोलेंगे, आपको बताना है सच है या झूठ है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंग कैंसर केवल स्मोकर्स में ही होता है? नहीं, लंग कैंसर स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों में हो सकता है। अगर किसी को लंग कैंसर होता है तो फिर बचना मुश्किल है? ये पहले के जमाने में होता था, क्योंकि अगर लंग कैंसर हो गया तो दिक्कत है, बिकॉज पहले जो ट्रीटमेंट था वो सिर्फ कीमोथेरेपी थी ऑलमोस्ट। अभी एडवांसमेंट की वजह से ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी आ गया है, बहुत सारी टैबलेट्स आ गई है, जिसकी वजह से ये कहना सही नहीं है। बिकॉज अभी क्या है कि हमने देखा है कि इवन इन स्टेज 4 कैंसर, जिन पेशेंट्स में ये सारे मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं, टैबलेट शुरू हो जाती हैं, वी हैव इवन सीन पेशेंट सर्वाइविंग अप टिल 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स। तो ये कहना मुश्किल है कि लंग कैंसर हो गया तो बचना मुश्किल है। जिसको फ्यूचर में लंग कैंसर होना है उसको होना ही है, वो आज कुछ भी कर ले, नहीं रोक सकता। नहीं, फ्यूचर में तो ऐसे कोई भी कैंसर होना है तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज से ही चालू करनी चाहिए। मतलब हमें अपना लाइफस्टाइल में क्या आता है, एडिक्शन हैबिट्स, अगर एडिक्शन हैबिट्स है जिसमें बीड़ी, टोबैको, जर्दा जो भी है, उसको बंद करना चाहिए। सेकेंड आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचना चाहिए। वो कैसे बच सकते हैं? प्रॉपर मास्क पहन के जाओ बाहर, ऐसी जगह पे कम से कम जाओ जहाँ पे हमें लगता है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। थर्ड आता है कि अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, मतलब प्रॉपर खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, पानी पिए प्रॉपर, और एक्सरसाइज करो। लंग कैंसर केवल बूढ़े लोगों में ही होता है? लंग कैंसर कोई भी एज में हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या फैक्टर्स है उसकी बॉडी में जो कि लंग कैंसर होने में प्रोन है। अगर किसी को थूक के साथ खून आता है इसका मतलब उसको लंग कैंसर है? नहीं, थूक के साथ खून तो टीबी वाले पेशेंट्स को भी आ सकता है, पर ये जरूर है कि अगर हमें बलगम में ब्लड आ रहा है तो एक बार हम डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी जांच करा लें। क्योंकि लंग कैंसर के सिम्टम्स बहुत फास्ट आ जाते हैं, इसलिए लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है। नहीं, लंग कैंसर के सिम्टम आसान नहीं आते, क्योंकि जब हमें लगता है कि सिम्टम्स आ गए हैं तो हमने मोस्टली देखा कि पेशेंट हमें थर्ड स्टेज पे मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहली स्टेज में जो हमारा ट्यूमर का साइज होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में पड़ा है, सेंटर में पड़ा है या साइड में पड़ा है। अगर मान लो पेरिफेरी पे पड़ा है तो वो चेस्ट पेन के साथ पहली बार आ सकता है पेशेंट हमारे पास, पर अगर हमारा ट्यूमर बीच में पड़ा है तो कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते। आयुर्वेदा और होम्योपैथी में लंग कैंसर का पूरा इलाज है? हम लोग नहीं मानते आयुर्वेदा या होम्योपैथिक मेडिकेशंस को, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता उसका क्या इंटरेक्शन होता है बॉडी के साथ, तो ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। लंग कैंसर केवल लंग्स को ही अफेक्ट करता है? लंग कैंसर तो किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन स्टेज पे आप हमारे पास आए हो। अगर किसी को लंग कैंसर हुआ इसका मतलब उसका लाइफस्टाइल इमीडिएटली खराब हो जाएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे है, और फिर हमारी जो की दवाइयां लगाना शुरू करा है उसका कितना रिस्पॉन्स आया है बॉडी पे, और हमारा जो ट्यूमर का साइज है, जो डिसीज का बल्क है वो कितना कम हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हुआ है या खराब हुआ है। जो लोग हाई रिस्क होते हैं उनको कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए? हाई रिस्क पेशेंट्स में स्क्रीनिंग अवेलेबल है। हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं हमारे स्मोकर्स, फिर आते हैं हमारे स्मोकर्स जो कि पेशेंट हमारे 55 से 80 साल की उम्र में है, या उनको पुरानी कोई हिस्ट्री है लंग डिसीज की, जैसे मान लो COPD, मतलब हमारे पहले से ही फेफड़ों में दिक्कत है, या फिर हमें कोई फैमिली हिस्ट्री डिसीज है लंग कैंसर का। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं जिसमें लो डोज सिटी स्कैन किया जाता है एवरी ईयरली। लो डोज का मतलब होता है कुछ उसमें डोज में सिटी स्कैन किया जाता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कोई नोड्यूल, कोई हमें नया चीज़ पता चलती है सिटी स्कैन में, तो उसको हम जल्दी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर मैं स्मोकिंग करने वाले इंसान के साथ बैठता हूं तो मुझे उसका कोई नुकसान नहीं है? नहीं, दैट इज द सेकेंड हैंड स्मोकिंग, क्योंकि अगर हम किसी के साथ स्मोकिंग के साथ बैठ रहे हैं तो 50% हम भी खुद भी इनहेल कर रहे हैं, जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। वो भी एक लंग कैंसर करने में कॉज है, रोल है उसका भी एक। लंग कैंसर छूने से फैलता है? कोई भी कैंसर छूने से नहीं फैलता, बिकॉज कैंसर कोई भी कंटेजियस नहीं होता, एक दूसरे से छूने से या कुछ सेम प्लेट में खाने से नहीं फैलता है। अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूं तो मुझे कभी लंग कैंसर नहीं होगा?
ये बोलना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आजकल जो कैंसर इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और प्लस हमारे इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को बोलना कि हमें कभी कैंसर नहीं होगा, बट यस, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपका जो इंसिडेंस है कैंसर होने का वो कम हो जाएगा। चांसेस कम हो जाएंगे। लंग कैंसर केवल आदमियों में होता है? लंग कैंसर दोनों सेक्स में हो सकता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। जो लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, लंग कैंसर के पेशेंट को एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हमें उल्टा बोलते हैं कि हमें स्पायरोमेट्री वगैरह एक्सरसाइज शुरू कर लेनी चाहिए। स्पायरोमेट्री का मतलब है जिसमें हम फूंक मारते हैं, बॉल ऊपर उठती है, उससे क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा, उससे हमें फेफड़ों की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प होगी, और हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं आगे। अगर किसी को लंग कैंसर हो गया है तो उसको बाहर जाके लोगों से बात करना, सोशल लाइफ बंद कर देनी चाहिए? नहीं, वो तो किसी भी पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सोशल इंटरेक्शन से पेशेंट को एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगी, और पेशेंट को एक वो मिलेगा, होप मिलेगा लाइफ को जीने का आगे। स्टेज 4 लंग कैंसर, यानी कि जो लंग कैंसर फैल गया है, उसको इलाज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता? नहीं, स्टेज 4 लंग कैंसर का पहले प्रॉब्लम था, क्योंकि पहले हम बोलते थे कि अगर स्टेज 4 लंग कैंसर हो गया है तो वी हार्डली हैव अ ट्रीटमेंट लाइफ ऑफ 6 to 8 months। पर अभी इतना एडवांसमेंट ट्रीटमेंट आने की वजह से इम्यूनोथेरेपी आ गया, टारगेटेड दवाइयाँ आ गई हैं, और काफ़ी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग वी कैन एक्सटेंड आवर लाइफ टू एटलीस्ट 5 years, 6 years, 7 years। तो हमें इवन इन स्टेज 4 लंग कैंसर हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर लंग कैंसर को एक बार पूरा तरीके से ट्रीट कर दिया तो दोबारा फॉलोअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है? फॉलोअप हर केस में चाहिए, चाहे वो लंग कैंसर है या किसी भी पार्ट का कैंसर है, बिकॉज कैंसर का जो रिकरेंस रेट है दैट इज मैक्सिमम इन फर्स्ट 2 years। मतलब पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर के वापस आने के, उसके बाद चांसेस फिर भी परसिस्ट करते रहते हैं टिल लाइफ। पर ये होते हैं कि हम अपना फॉलोअप टाइम कम कर देते हैं, जैसे पहले 3-3 महीने पे करते हैं, फिर 6-6 महीने पे बढ़ा देते हैं, फिर 5 साल के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि हर साल पे हमें चेकअप कराने आओ। तो ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने डॉक्टर नेहा गुप्ता, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से लंग कैंसर के बारे में हमारे सारे डाउट्स पूछे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे डाउट्स को क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा गुप्ता फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक फॉर इनवाइटिंग मी टू। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो।